वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय आपके अपने चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय में आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर से भारतीय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक भारत की झीलें, भारत की प्रमुख झीलें लेकर आया हूं। इसके अंतर्गत अभी तक आपने भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी झीलें हैं, उन झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखे होंगे, उनकी जानकारी आपको होगी। परंतु झीलों के प्रकार कितने हैं, भारत में कितने प्रकार की झीलें हैं, उन झीलों के एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से उदाहरण हैं, उनसे संबंधित विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट आया था कि सर वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी स्पीड में आपने पढ़ाया है। तो अभी तक जो टॉपिक्स थे वो काफ़ी बड़े टॉपिक्स थे, उनको कवर करने के लिए काफ़ी स्पीड में समझाना पड़ा था। अब मैं उन टॉपिक्स को, जो भी बड़े टॉपिक हैं, उनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करके आपके सामने लेके आऊँगा, जिससे कि हम किसी भी विषय को आराम से समझ सकें और उस पर डिस्कशन कर सकें, जो भी डाउट्स हैं आप लोगों के क्लियर कर सकें। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज भारतीय भूगोल में भारत की प्रमुख झीलों के अंतर्गत झीलों के प्रकार, भारत में जो भी झीलें पाई जाती हैं वो झील किस प्रकार की झीलें हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात हमारा सेकंड पार्ट का जो वीडियो रहेगा उसमें भारत के किस राज्य में कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं, उन झीलों से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख झीलों के अंतर्गत झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे तटीय, लैगून या अनुप झील। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, सभी लोग जानते हैं तटीय झील अर्थात ऐसी झीलें जो तट के किनारों पर स्थित हों, पहला तो ये है। सेकंड, लैगून, आपको पता है लैगून है, डेल्टा है, समुद्र के किनारों पर जब नदियां अपने साथ अवसादों को, सेडिमेंट्स को बहाकर लेकर आती हैं तो वह डेल्टा का निर्माण करती हैं किनारों पर। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि समुद्र के किनारों पर जो भी जल एकत्र हो जाता है एवं झील का निर्माण होता है, ऐसी झीलों को हम तटीय, लैगून या अनुप झीलों के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि हम ये जानना चाहेंगे कि झील किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले तो एक लाइन में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पृथ्वी के धरातल या सतह पर कोई भी ऐसा गर्त वाला भाग जिसमें जल का भराव हो जाता है अर्थात वाटर स्टोर हो जाता है, इसको हम झील बोलते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि सर तालाब में भी तो पानी इकट्ठा होता है, तो इसमें बेसिक एक बहुत सा छोटा डिफरेंस है। तालाब और जो झीलें होती हैं इनमें केवल डिफरेंस होता है आकार का। तालाब जो होते हैं ये आकार में छोटे होते हैं और झीलें जो होती हैं ये आकार में बड़ी होती हैं। तो चलिए विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं हम तटीय झीलों के बारे में। समुद्र के किनारे पर वर्षा का जल जो एकत्र होता है उन्हें हम तटीय, लैगून या अनुप झीलों के नाम से जानते हैं। ऐसी झीलों के यदि हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपकी उड़ीसा की चिल्का झील जो है, उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का एग्जाम्पल है। तो उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। चलिए अब सेकंड पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से विदित है कि खारे पानी की झील अर्थात ऐसी झील जिसका जो वाटर होता है, जिसका जो पानी होता है उसमें लवण की मात्रा या नमक की मात्रा ज्यादा होती है, वो खारा होता है। तो ये तो आपको पता है कि भारत में ये जो क्षेत्र हैं ये या तो समुद्र के किनारे होंगे या राजस्थानी क्षेत्र होंगे। जैसे हम बात करते हैं कि हमें समुद्र का दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, इनके किनारे जिन झीलों का निर्माण होगा, या फिर राजस्थानी क्षेत्र है, कच्छ, करन, गुजरात वाला क्षेत्र होगा, यहाँ पर जो भी झीलों का निर्माण होगा ये सभी झीलें खारे पानी की झील कहलाएंगी हमारी। जैसे हमारी उड़ीसा की चिल्का झील जो है ये भी खारे पानी की एक झील है। उसके बाद राजस्थान की आप सांवर झील ले सकते हैं। राजस्थान की सांवर झील जो है राजस्थान की जो सांवर झील है ये भारत में सर्वाधिक लवणीय जल, मतलब जिसमें नमक की मात्रा सर्वाधिक है, सर्वाधिक खारा पानी जो है वह राजस्थान की सांवर झील का है। अर्थात खारे पानी की झील का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारी राजस्थान की सांवर झील है। उसके पश्चात आते हैं मीठे पानी की झील। यहां भी नाम से ही विदित हो रहा है मीठा पानी। तो आप सभी जानते हैं कि बर्फ या ग्लेशियर या हिमनद या हिमानी, इन ग्लेशियरों के पिघलने से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें हम मीठे पानी की झील बोलते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पर हम बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य की
बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे या ताजी पानी की झील है। और इसके अलावा आप भी जानते हो कि जो हमारी झेलम रिवर है ये इसी झील से होकर प्रवाहित होती है आपकी, और जम्मू कश्मीर जो नगर हुआ है ये झेलम के किनारे ही बसा हुआ है। इसके पश्चात चलते हैं कि क्रैटर झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, ये मोस्ट आईएमपी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रैटर झील किसे कहते हैं या ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी झील है भारत में। तो ध्यान रखिएगा, क्रैटर झील को समझने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं। तो एक सरल शब्दों में हम ये देख सकते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के हो सकते हैं। वॉल्केनो या ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है एक्टिव। जनरली बात भी करते हैं तो हम बोलते हैं ये बंदा बहुत एक्टिव है। एक्टिव यानी सक्रिय होना, अर्थात निरंतर काम में लगा होता है। इसी प्रकार ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निरंतर ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं, लगातार विस्फोट होता रहता है, इन्हें हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे ज्वालामुखी होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त यानी आधा सोया हुआ। प्रसुप्त से तात्पर्य यह है कि ये पूरी तरह सोया नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि क्लास में यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप थोड़ी देर के लिए आपकी नींद लग जाती है, झपकी आ जाती है, तो आप सोए हुए नहीं हो, थोड़ी देर के लिए आप सोए हुए थे, परंतु बाद में आप सक्रिय होंगे, बाद में आप जागृत अवस्था में आएंगे। इसी प्रकार ऐसा ज्वालामुखी जिसमें एक बार विस्फोट हो चुका है लेकिन पुनः उसमें विस्फोट होने की संभावना है, ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है उसको बोलते हैं हम शांत ज्वालामुखी। जैसा कि यहां भी नाम से विदित हो रहा है शांत यानी साइलेंट। हम बोलते हैं ये व्यक्ति शांत हो गया। शांत होने से तात्पर्य है कि इसके उठने की अब दोबारा संभावना नहीं है, अर्थात यहां भी हम यही समझेंगे, अर्थात ऐसा ज्वालामुखी जिसमें कभी एक बार विस्फोट हुआ हो और दोबारा होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी होते हैं। मेरा समझाने का तात्पर्य आपको यही है कि इन तीनों ज्वालामुखी में से ये जो आपका शांत ज्वालामुखी है, इसी शांत ज्वालामुखी में क्रैटर झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी का जो तीसरा प्रकार है शांत ज्वालामुखी, इसी शांत ज्वालामुखी में क्रैटर झील का निर्माण होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको क्रैटर झील ही क्यों बोला जाता है और इस झील में ही क्यों निर्माण होता है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। इस ज्वालामुखी या वोल्केनो में हमने बोला कि एक बार कभी विस्फोट हुआ हो, दोबारा कोई संभावना ना हो, ऐसी स्थिति में आपको पता है कि ज्वालामुखी के अंदर से भूगर्भ से मैग्मा बाहर आता है। जब उसमें विस्फोट होता है तो विस्फोट होने के पश्चात एक कटोरीनुमा संरचना बन जाती है। अब दोबारा विस्फोट नहीं होना है तो धीरे धीरे ये मैग्मा जो होता है, चिपचिपा या तरल पदार्थ होता है, ये इसके मुख पर जम जाता है, अर्थात एक कटोरीनुमा संरचना बन जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ज्वालामुखी का मुख जो होता है ये बंद हो जाता है। अब कई करोड़ों वर्षों तक इसमें वर्षा का जल इकट्ठा होता जाता है। कई करोड़ों वर्षों तक इसमें लगातार वर्षा का जल जब इकट्ठा होता जाता है तो एक झील का निर्माण हो जाता है। और चूंकि ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसे बोला जाता है क्रैटर। चूंकि ज्वालामुखी के मुख को बोला जाता है क्रैटर और इस मुख में ही झील का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस झील को हम क्रैटर झील के नाम से जानते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम कि महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है ये क्रैटर झील का एग्जाम्पल है। तो आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे पीएससी का एग्जाम है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में क्रैटर झील कहाँ स्थित है या ज्वालामुखी क्रियाओं से उत्पन्न झील क्रैटर झील कहाँ स्थित है। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लोनार झील जो है ये क्रैटर झील का एग्जाम्पल है। इसके पश्चात हम चलते हैं विवर्तनिक या टेक्टोनिक लेक बोला जाता है। विवर्तन, अभी आप जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आपको बार बार वर्ड आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक वर्ड। प्लेट यानी होता है ये हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो धरातल है, ये कई प्रकार की प्लेटों में, विशेष बड़ी तौर पे यदि देखा जाए तो 7 प्रकार की प्लेटों में डिवाइड है।
इन प्लेटों में क्या होता है, भूगर्भीय हलचलों के कारण मैग्मा जो होता है इसके लगातार गति करने के कारण इन प्लेटों में गतियां होती हैं। तो प्लेटों में जो गतियां होती हैं उन्हीं मूवमेंट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक या विवर्तन। अर्थात मान के चलिए 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं, या प्लेटों में गति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। या तो प्लेटें पास पास आएंगी, या प्लेटें दूर दूर जाएंगी, या प्लेटें ऊपर नीचे होंगी। तो जब इस कंडीशन में जब प्लेटें दूर दूर जाते हैं इसे हम बोलते हैं अपसारी गति। अपसारी गति की कंडीशन में जब ये प्लेटें दूर दूर जाएंगी तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लेंगे कि मान लीजिए किसी कपड़े को आप खींचते हैं तो वो क्या होगा, बीच से उसमें टेंशन आएगा, तनाव आएगा। उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर एक गर्त का निर्माण हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर वर्षा का जल इकट्ठा हो जाएगा। तो इससे जिस प्रकार की झील का निर्माण होगा उसे हम बोलेंगे विवर्तनिक झील। तो आप जम्मू कश्मीर राज्य की जो आपकी बुलर झील है, जम्मू कश्मीर राज्य की बुलर झील जो है ये विवर्तनिक झील, या आप ये भी बोल सकते हो भूगर्भिक हलचल के दौरान बनने वाली झील कौन सी है आपकी, ये विवर्तनिक झील या टेक्टोनिक लेक बोला जाता है। ये जम्मू कश्मीर राज्य की बुलर झील इसका उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम गोखुर झील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और इसका एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो ये जो आपकी बुलर झील है, मीठे पानी की जो भारत की सबसे बड़ी झील है, ये ही गोखुर झील का एग्जांपल है। लेकिन गोखुर झील को समझने से पहले सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इसका नाम गोखुर झील क्यों पड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नदियां होती हैं, जो हिमालय से आने वाली नदियां होती हैं, और जनरली जो नदियां होती हैं ये विशर्पाकार आकार में चलती हैं। विशर्पाकार आकृति से तात्पर्य यह है कि ये झीलें जो है ये ऐसे प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ये वैसे तो नदियां जो होती है अपना रास्ता खुद बनाती हैं पर्वतों को, पहाड़ों को काटकर। तो ये झीलें जब ये जो नदियां होती हैं ये ऊपर से लेकर नीचे की ओर आती हैं तो एक विशर्पाकार आकृति को ग्रहण करती हैं, क्योंकि ये अभी युवावस्था में होती हैं। और जब ये प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में आती हैं तो ये नदियां सीधी हो जाती हैं, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। लेकिन हिमालयन नदियां भी युवा नदियां हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत एक युवा नवीन बलित पर्वत है। अर्थात हिमालय से बहने वाली जो नदियां हैं ये नदियां क्या होती हैं, विशर्पाकार आकार में बहती हैं। तो आपको भी पता है जब नदियां विशर्पाकार आकृति में बह रही हैं तो उनका जल जो है ये विशर्पाकार आकृति में प्रवाहित हो रहा है। परंतु जब बाढ़ की स्थिति बनती है, जब उनमें जल का लेवल जो है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है, और ऐसी कंडीशन में ये नदियां क्या होती हैं, सीधी हो जाती हैं। अब ऐसी कंडीशन में जब ये नदियां सीधी होंगी तो इनके बीच वाला जो भाग है वहां भी जल भर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि नदियों में जब बाढ़ आती है, जब नदियां जो होती है नॉर्मल कंडीशन में, जब वर्षा नहीं होती उस कंडीशन में नदियां जो होती है बिल्कुल अपने घाट में बहती हैं, घाट से नीचे बहती हैं, पर और आड़े तिरछी बहती है, उनका जो रास्ता होता है उसमें बहती हैं। परंतु जब वर्षा आती है उस समय सारी नदियां जो होती हैं अब उनका लेवल बढ़ जाता है और वो बिल्कुल एक से सीधी अवस्था में प्रवाहित होती हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अभी वर्षा के समय में तो ये नदियां सीधी हो जाएंगी, परंतु जब ये वर्षा का जल कम होगा, नदियों में जल की मात्रा कम होगी, तो ये नदियां जब नीचे उतरेंगी उस कंडीशन में इस स्थानों पर जल जो भरा था वो जल वहीं पर छुप जाएगा और एक छोटी सी झील का निर्माण करेगा। ऐसी झीलों को हम गोखुर झील कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता कि गोखुर ही क्यों कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि नदियां विशर्पाकार आकृति में बह रही हैं, तो इसकी जो आकृति है दो शब्दों से मिला है गोखुर, गोधन खुर। अर्थात ये जो आकृति है ये गौ के खुर की आकृति है। आपने देखे होंगे गाय के जो पैर होते हैं, जो खुर होते हैं, उनकी आकृति ऐसी होती है। इस कारण इन झीलों को हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। और गोखुर झील के एग्जाम्पल की यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य की बुलर झील जो है ये गोखुर झील का भी उदाहरण है। जम्मू कश्मीर राज्य की जो बुलर झील है ये गोखुर झील का उदाहरण है। अब इसके पश्चात चलते हैं हम मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक बोलते हैं। आपको तो पता है कि झीलों का निर्माण तो नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। अब इसमें मानव निर्मित शब्द आया तो आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसी झीलें जो मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। अब मानव के द्वारा यदि निर्मित की गई हैं तो कोई विशेष उद्देश्य होगा उनको बनाने का। तो आपको मैं बता दूं कि जो डैम बनाए जाते हैं इनका उद्देश्य होता है नदियों के जल को जो है इकट्ठा करना, जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में उस जल का हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, सिंचाई के लिए कर सकें, पीने के पानी के लिए करें, मछली पालन के लिए करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब डैम का निर्माण किया जाता है
तो डैम के पानी को कहीं डैम का निर्माण करना है, तो जब पानी को रोका जाएगा जब तो डैम का निर्माण किया जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब डैम बनाया जाता है तो डैम का जो जल होता है इसको खाली करना पड़ता है इस जगह पर, और उसके किनारे पर बांध के किनारे को गर्त वाले भाग में इस जल को पहुंचा दिया जाता है। उसके पश्चात डैम का निर्माण होता है। तो डैम के बनने के पश्चात भी इस गर्त वाले बांधों के किनारे जो गर्त वाले भाग में एक जल का जमाव होता है तो झील का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं मानव निर्मित झील। मानव निर्मित झील या बोल सकते हैं कृत्रिम। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं बनी हुई है, नेचुरल नहीं बनी है, आर्टिफिशियल रूप से तैयार की गई है। एग्जाम्पल के तौर में यदि देखें तो हमारे पंजाब की जो भाखड़ा नागर डैम है, हमारे पंजाब में भाखड़ा नागर जो डैम है उसके किनारे गोविंद सागर झील, पंजाब की गोविंद सागर लेक या गोविंद सागर जो झील है यह हमारी कैसी झील का एग्जाम्पल है? कृत्रिम झील का है जो भाखड़ा नागर डैम से निर्मित हुई है, इसको बोलते हैं मानव निर्मित झील। अब आते हैं हम अंतिम रहस्यमयी झील। इसमें भी नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि मतलब ऐसी झील जिसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको झील को, ये झील आपकी उत्तराखंड राज्य में रूपकुंड झील के नाम से विख्यात है। उत्तराखंड राज्य में रूपकुंड झील के नाम से विख्यात झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि रहस्य क्यों है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पाए जाने वाले नर कंकालों के कारण, यहाँ पाए जाने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा का विषय है। यहां पर नर कंकाल पाए गए थे बहुत अधिक मात्रा में, सैकड़ों की तादाद में। अब यहां पर ये जो रहस्यमयी झील है 1942 में एक रेंजर थे, आपको पता उत्तराखंड क्षेत्र है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, पूरा जंगली क्षेत्र है, जंगल है बड़े बड़े, तो जंगल में रेंजर की ड्यूटी होती है। तो एच के माधवन थे, 1942 में रेंजर थे एच के माधवन। ये एच के माधवन जंगल में दौरे पर निकले थे कि कहीं कोई तस्करी तो नहीं हो रही है, क्या स्थिति है जंगल की। इस कंडीशन में उन्हें अचानक एक झील में तैरते हुए सैकड़ों की तादाद में नरकंकाल मिले, और आज तक ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज तक ये पता नहीं लग पाया कि नरकंकाल किसके थे। अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं लोगों के द्वारा कि हो सकता है कि ठंड के समय में युद्ध हुआ हो, या तो सैनिक हो या कोई जीव हो या कहीं से घुसपैठिए हो, वो प्रवेश किए हों और अचानक से वो मृत अवस्था में आ गए हों और ठंड के समय में वो जम गए हों, और जमने के पश्चात ये गर्मी के समय में ये झील जो है पिघल गई हो और वो नरकंकाल ऊपर आ गए हों। तो ऐसी झील रहस्यमयी झील कहलाती है जो उत्तराखंड की रूपकुंड झील है। ये उत्तराखंड की रूपकुंड झील है। तो ये झीलों के प्रकार हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे तो 3-3 नंबर में आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रैकर झील दे दिया, आपको कुछ दिया, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भारत की प्रमुख झीलें, झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, एग्जाम में कैसे प्रश्न, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे पीएससी का एग्जाम हो, उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।